हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, बच्चों की समस्याएं। आखिर बच्चों की समस्या क्या है? सबसे बड़ा विडंबना हमारे देश का यही है कि बच्चों की बहुत तरह की जो है प्रावधान जो है नहीं दिया गया है। बहुत से जो है उनको साथ शोषण होता है। कहते हैं बच्चे जो है आदमी का पिता है, यानी बच्चा आदमी का पिता है और मनुष्य जीवन की संपूर्ण समस्याएं यानी मानव विकास की समस्याएं हैं। बचपन से निहित होती है और बचपन का प्रारंभिक विकास इस बात का निर्धारण करता है कि आज और आने वाले कल राष्ट्र का निर्माण आरंभिक अवस्थाएं में होती है। भारतीय संविधान में कुछ निश्चित सुरक्षाएं बच्चों को ही बचाए रखने तथा उनके विकास के लिए भी बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चा आदमी है और आदमी ही पिता बनता है आगे चल के। अगर इन बच्चों की समस्याएं न देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और भविष्य ही कहते हैं सही सुचारू रूप से न चले तो जीवन में जो होगा सारे समस्याएं ही उत्पन्न होगी। कहते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने देखा ही होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, गणवेश पहनते हैं और इसी प्रकार वह जीवन को भी बिताते हैं। दूसरी ओर अपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अर्ध नग्न अवस्था में गलियों कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए भी मिलते हैं। तो ये जो होते हैं आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, चाहे अन्य जो है पिछड़े वर्गों में आपने देखा ही होगा कि बच्चों को पूरी तरह से व्यवस्था और जीवन का नहीं होता है और वो कूड़े करकट इकट्ठा करके अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं। उनके माता पिता इन बच्चों को भोजन, कपड़े, शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनके सोच भी इनके प्रति कुछ भी नहीं रहता है। सीधा कारण यह है कि ये बच्चे उस परिवार से आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों में ये सब जो है घटनाएं देखने को मिल सकता है। इन बच्चों के लिए शिक्षा की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी 2 वक्त की रोटी प्राप्त करना इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे उनको शिक्षा मिले चाहे न मिले। अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा करके उन्हें अपने परिवार की सहायता देनी पड़ती है। यानी आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा, इवन अगर आप बाहर जाकर देखोगे तो आपको कोई ना कोई बच्चा जो है कूड़ा का जो है थैला पकड़ के घूमता हुआ जरूर नजर आएगा। तो क्या आपने कभी पूछा है उससे कि क्या उसका जीवन कैसा है? आपने +2 में भी पढ़ा होगा, जो बच्चे CBSE से पढ़ते होंगे उसमें जो है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंग्लिश का, जिसमें वो सीमापुरी के बारे में पूरी स्टोरी बताई जाती है। तो वही कंडीशन आज जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। आप कहीं भी जाकर देखो, आपको झोला चके हुए कोई ना कोई जो है एक बच्चा जो है गंदे रूप रंग में दिखेगा, जो कि कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा होगा। तो वो आपने कभी पूछना उससे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो उनका एक ही जवाब होगा, भाई पहले पेट भरेगा तभी तो स्कूल हम जाएंगे। पेट भरने की उनकी सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि वो जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होते हैं और उनका माता पिता जो होते हैं कोई ना कोई गलत कंडीशनों में होते हैं, या तो वो शराब पीने वाले होते हैं या किसी रूप से वो अपाहिज होते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को ही ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। कई कई जगह पर तो ये भी देखा गया है कि बच्चों को किडनैप करके बड़े बड़े लोग जो है उनके हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ये हमारी भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिस पे सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और सख्ती से रूल रेगुलेशन को लागू भी करना चाहिए। देखा जाए तो निम्न भागों में इन बच्चों की समस्या के बारे में जानकारी ये बातें देते हैं। सबसे पहले हमारे समस्या आता है लड़कियों की समस्या है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। कहते हैं हम सभ्य समाज में रहते हुए भी हम देख सकते हैं कि लड़के लड़कियों में कितनी भेदभाव होती है और सबसे अधिक तो लड़कियों में भेदभाव को देखने को मिलेगा। एक लड़की होने के कारण उन्हें शिक्षा से अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। उनका स्कूल में दाखिला ही नहीं होता है और स्कूल के बजाय वो घर से कामकाज में लगा दिया जाता है। अक्सर गांव में ऐसा देखने को मिलता है। इन बच्चियों को जो है स्कूल न भेजकर माँ को सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। शादी के बाद एक गृहिणी के कार्य करने पड़ते हैं और वह पति के साथ भी घर के सभी कामकाज करते हैं। कहते हैं ये तो अगर आप गांव की बात बताया गया है तो आम है, लेकिन आपने देखा होगा कि शहरी समाज में भी अगर किसी लड़की के अगर सुविधा के रूप में उसको स्कूल चेंज करने की समस्या आती है तो वहाँ पर भी कहते हैं राजनीतिक खेल खेली जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम है। कहते हैं ये समस्याएं जो हमसे दूर नहीं हो सकती तो चलिए नहीं किया जा सकता,
लेकिन जो समस्याएं आम है उन पे भी सरकार या हम आम इंसान नहीं गौर करते हैं। मैंने कई जगह देखा है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का स्कूल दूर है, ये शहर की बात बता रहा हूँ, कोई गांव की नहीं है, शहर की, जहाँ पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति सब बड़े बड़े पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनकी कहानी ये है कि अगर कोई बच्चा अगर नज़दीकी स्कूल में एडमिशन कराना चाहेगा तो वो स्कूल को भी बांट देते हैं कि नहीं, आपका क्षेत्र आधार कार्ड वहाँ का है, आप वहीं ही बच्चों को एडमिशन कराइए, यहाँ कराने का आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ते हो, चाहे उस स्कूल जिस मर्जी कंडीशन में हो, आपको वहीं ही पढ़ना पड़ेगा। ये लड़कियों के साथ भेदभाव, लड़कों के साथ भेदभाव होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ऐसे समाजों में अगर इस तरह का होगा तो कहते हैं छोटे समाजों का तो बात ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें शहरों में हो रहा है। अगर आप भी शहर में रहे होगे तो अगर आपको भी बच्चे का एडमिशन करवाना होगा तो देखना स्कूल में जाके वो क्या कहेंगे। पहला उनका विचारधारा सरकारी स्कूलों में यही होगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसी के नज़दीकी ही पढ़ाई करवा लो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो चाहे न हो, आपको वहीं मरना है, वहीं जीना है आपको। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी सरकार के लिए समस्या का स्रोत बन रहा है सभी बच्चों के लिए। हमारे समाज कई भागों में विश्वास है कि तरुण में प्रवेश करने से पहले लड़कियां का विवाह हो जाना चाहिए। तरुण का मतलब होता है यौवन अवस्था में प्रवेश करने से पहले लड़कियों के विवाह हो जाना ही माता पिता के लिए सही होता है। इस विश्वास से बाल विवाह को जो है प्रोत्साहन किया जाता है। बाल विवाह के कारण ये लड़कियां बहुत जल्दी मां बन जाती है और मातृत्व की जुड़ी हुई भूमिकाएं कई समस्या पैदा खड़ी कर देती है। अब कहते हैं लड़कियों के जीवन की समस्या प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हर कदम पे जो है इनको मुसीबत ने घेर रखा होता है, क्योंकि क्या करें, लोगों की जो है मानसिक दशा कभी सही हो ही नहीं रहा। जब तक जो है लोगों की मानसिक दशा सही नहीं होगा, इन बच्चियों का जीवन जो है दुश्वार ही होता रहेगा। कहते हैं एक विश्वास तो ग्रामीण भारत में और है कि स्त्रियों की जो है शिक्षा विवाह निश्चित करने में जटिल समस्या पैदा कर देती है। यानी जो लड़कियां शिक्षित है उनसे कोई भी विवाह करना पसंद नहीं करता है। इस कारण माता पिता अपनी लड़कियों को जो है विवाह शीघ्र कर देते हैं। गरीबी परिवार की लड़कियों को घर में केवल काम ही नहीं करना पड़ता है, उन्हें बाल श्रमिक की तरह पगार भी कमानी पड़ती है। जो भी हो, इन विवाहित लड़कियों को आर्थिक दृष्टि से अपने मालिक के हाथों में शारीरिक शोषण भी सहन करना पड़ता है। आपने शहरों में भी देखा होगा, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी आपने देखा होगा कि माता पिता गरीब अवस्था में होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े कोठियों में जाके कार्य करते हैं और कोठियों में जो होते हैं वहाँ पर कई तरह के उनको शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं विडंबना क्यों नहीं होगी जब सरकार ने हर चीज़ की रेट इतनी बढ़ा दिया है, जो आम गरीबों के लिए भोजन भी खरीदना बहुत ही दुष्कर कार्य बन गया है। तो इस काम में मैं किसी की गलती नहीं मानूंगा, सरकार की गलती मानूंगा, क्योंकि सरकार दिन प्रतिदिन जो है खाने पीने की वस्तुओं पर इतनी महंगाई कर दिया है कि कहते हैं एक व्यक्ति अगर घर में कमा रहा है तो उससे सारे व्यक्तियों की पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। इसलिए बच्चों को स्कूल जो है छोड़ के उनको जो है काम में कोठी करना पड़ता है, कोठियों में काम करना पड़ता है, इवन दुकान पे भी काम करना पड़ता है, रेडियाँ लगाना पड़ता है, ठीक है, मंडियों में बैठना पड़ता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इन समस्याओं का जन्म जो है बड़े बड़े राजनीतिक नेता ही दे रहे हैं और हमारे देश को ये कहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की विडंबना है। विडंबना तो वही खड़ा करते हैं। आए दिन देखोगे अपनी पॉलिटिकल सिक्का चलाने के लिए हर चीज़ों को फ्री करने पे लगे होते हैं और उन फ्री चीज़ों को क्या करते हैं, दूसरे वस्तुओं जो कि आवश्यक है सभी लोगों के लिए, उन पर रेट बढ़ा चढ़ा के डाल देते हैं। तो ये कहते हैं ये समझदार लोगों की समझदारी नहीं है, ये भारत को तहस नहस करने की बहुत बड़ी इनकी जिम्मेवारी जैसे बन गई है। कहते हैं जो समाज के गरीब परिवारों में बच्चों को जो है बेच भी दिया जाता है। अब माता पिता करे भी तो क्या करे, इतनी महंगाई बढ़ गई है तो कहते हैं उनको पालन पोषण करना बच्चों के लिए संभव ही नहीं रहता। तो कई क्षेत्रों पे तो देखा गया कि माता पिता अपने बच्चों को भी बेच देते हैं और उनको जो है मजदूर बना देते हैं। इन परिवारों के लिए लड़कियाँ आय के स्रोत भी होते हैं। समृद्ध परिवार जो है घरेलू काम काज के लिए इन लड़कियों को खरीद लेते हैं और इनको विदेश में भी लेके चले जाते हैं। कुछ स्थितियों में उन्हें रखेल की तरह भी रख लेते हैं। यानी हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं वो इन लड़कों को खरीद लेते हैं और उनको जो है विदेशों में ले जाते हैं और उनको जो है कहते हैं रखेल भी बना के अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं। तो उनका जीवन जो होता है शोषित हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई है, जहाँ पर जो है माता पिता अपने बच्चों को पेट भरने के लिए भी जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहते हैं सामान्यतः बाल्यावस्था की अवधि प्रसन्नता से भरपूर होती है
और ग्रामीण भारत में ये बच्चियां तस्करी समझी जाती है। उनका शोषण और दमन सदैव होता है। कोई भी व्यक्ति इन बच्चियों के स्वास्थ्य को नहीं देखता है। जब उसकी अवस्था गंभीर हो जाती है तब उसे किसी चिकित्सा या अस्पताल में ले जाते हैं। सच्चाई यह है कि हम भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लड़की को वंचित और भेदभावपूर्ण स्थिति में देखते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में कई राज्यों में कई तरह के बलात्कार भी हुए हैं, जहां पर लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और सरकार के कहते हैं पुलिस थाने में केस दर्ज होती है, लेकिन वो लड़की दम तोड़ देती है एक छोटे से अस्पताल में, लेकिन कहीं भी बड़े अस्पताल में ले जाने की प्रावधान नहीं किया जाता है। इवन कि अस्पताल कहते हैं हॉस्पिटल की जो बात होती है उनको एक इलाज भी नहीं दिया जाता है और पुलिस वाले तो रिपोर्ट तक भी नहीं लिखते हैं। जब बड़े बड़े मंत्री की जब वोटिंग की बात आती है तो वो दौड़े हुए चले जाते हैं और वहाँ पर सारे कार्य फिर से सुचारू कर देते हैं। तब तक लड़कियों की जो है जान चली जाती है और जैसे ही जान चला जाता है एक नया प्रशासन मुद्दा खड़ा हो जाता है। डायरेक्ट वो लोग एक घोषणा कर देते हैं कि मृतक के परिवार को जो है 10 लाख रुपया का जो है मुआवजा दी जाएगी और घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अरे ये क्या है, उसकी बच्ची चली गई है, मर गई है और आप लोग सिर्फ ये मुआवजा और ये घोषणा पत्र ही देते रहते हो। ये क्या है? जिस व्यक्ति ने ये घटना घटाया उसको सजा दिलवाओ, उसको सही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करो। राजनीति का अर्थ ये होता है कि हम सही तरह से जो है पब्लिक है उसको जीवन जीने का जो है ढंग बताएं, न कि हम उस पर जो है अपना रोटी सेकें। आज अगर देखोगे राजनीतिक में हर एक व्यक्ति जो है अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कोशिश किया जा रहा है। आज ना तो कोई बच्ची पे उनका ध्यान है, ना उनको किसी चीज़ पे है। उनको तो एक गरम गरम मसाला चाहिए जिन पे वो अपना राजनीतिक सेक सके। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है गली के बच्चे। कहते हैं कुछ बच्चे तो गरीबी परिवार के ही होते ही हैं, शहरों और कस्बों के काम धंधे के लिए भी जाते हैं। शहरों में ये बच्चे जो है बूट पॉलिश करते हैं, जो है गैराज में मदद करते हैं तथा अखबार भी बेचते हैं। उन्हें कचरा इकट्ठा करने वाले काम भी करना पड़ता है जिसमें किसी भी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो गंदी वस्तुओं को उठाने का काम भी करते हैं। इन बच्चों को अपने निर्वाह की समस्या का मुकाबला करना भी पड़ता है। अधिक किराया होने के कारण वह मकान भी किराए पर नहीं ले सकते हैं। इन संपूर्ण त्रासदी का परिणाम यह होता है कि इन बच्चों को माता पिता जो है बच्चों को रात दिन शहरी गलियों में रहना पड़ता है। इस कारण उन्हें जो है गली के बच्चे या फटे पुराने सामान को उठाना भी कबाले भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि इतने महंगाई होने के कारण इनको तो मकान भी नसीब नहीं होता है और कहते हैं कि रोड के किनारे कहीं भी इनको जगह मिलता है उस किनारे सो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वहाँ पर भी उनको निश्चिंत के नींद नहीं उनको मिलता है। आपने देखा होगा कि मुंबई जैसे शहरों में कई जगह जो है रोड हिट की केस आपको देखने को मिला होगा, जहाँ पर सोए हुए व्यक्तियों पर जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो गाड़ी चला कर उनको जो है मृत्यु के गोद में सुला देते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इनके लिए विडंबना है, इनके लिए समस्याएं हैं जो कहते हैं कभी भी समस्या का सलूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं इसमें कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी राजनीतिक नेता और कोई भी मंत्री इस पर जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है। सिर्फ जो है अधिनियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और इस पर अमल आज तक कभी भी नहीं हो पाया है। यदि आज देखोगे तो इनका जो है निवास रात के समय में सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क आदि ही होते हैं। एक अनुमान के अनुसार बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, करूण और कानपुर में जो है चरने में बच्चे गलियों में ही घूमते हैं और वहीं निवास भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको मुंबई की घटना बताया ही है और ये बेंगलोर क्या, कलकत्ता क्या, दिल्ली क्या, हर जगह आए दिन यही घटना घटती है। और कहते हैं इन गरीब को तो मर जाना और जीवन रहना किसी के लिए कोई मान्य ही नहीं होता। ना तो इनका कोई नाम होता है, ना रजिस्ट्रेशन होती है, ना इनका घर होता है, ना द्वार होता है। तो लोग भी कहते हैं इनका कोई देखने वाला नहीं होता, तो मर भी जाते हैं तो कोई भी इनका खोज पूछ नहीं होता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। कहते हैं अगर देखा जाए तो गलियों के इन बच्चों को जो है मार्गदर्शन नियंत्रण के लिए कोई भी नहीं होता है। वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनका परिणाम यह होता है कि उनसे जो अधिकांश बच्चे बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, शराब का सेवन करते हैं। जब ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो देश के लिए जो है खतरे का सबब बन जाते हैं। नशा पाने के कारण उनकी स्वास्थ्य पर जो है जीवन खराब हो जाता है, वही यौन का शिकार हो जाते हैं। यानी गली के बच्चे शहर के अपराधी के चंगुलों में भी आ जाते हैं। आज देखोगे तो सारे अपराधी वो होते हैं जो इस तरह के जीवन यापन करते हैं। वो जो है जेब कतरे का काम होशियारी से कर लेते हैं और वस्तु को चुरा भी लेते हैं। जब सड़कों के इन बच्चों को अपराध करते हुए पकड़ लिया जाता है तब उन्हें जेल भेज दिया जाता है और ये जेल में नामी गिरामी गुंडे के पकड़े
में आ जाते हैं और इस तरह वो लड़के अपराधी भी बन जाते हैं। कहते हैं ये सब अगर नहीं रोका गया तो भारत जो है सदैव ही खतरे के जो है चरम सीमा पर ही रहेगा। क्योंकि जब हम अपने देश में ही ऐसे बच्चों को रखे हुए हैं जो ऐसे अपराधी बन रहे हैं, तो अपराधी बनाने का कारण क्या है? सरकार को ऐसे बच्चों को जो है संरक्षण देने की आवश्यकता है। इनके लिए जो है तब संरक्षण दी मिलेगी जब इनके माता पिता जो होंगे सही रूप में इन बच्चों को पेट भर पाएंगे। और पेट कैसे भरेगा? जब महंगाई घटेगा। और महंगाई कैसे घटेगा? जब आप लोग जो है फ्री के लालच में नहीं आओगे। जितना आप फ्री के लालच में आओगे महंगाई उतनी ही बढ़ेगी और उतने ही ऐसे बच्चे बनेंगे और देश के जो है अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जाएगी। कहते हैं ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हमें लड़कों के बच्चे के बारे में निम्न जानकारी मिलती है। ये बच्चे बिगड़ैले होते हैं, ये बच्चे अनाथ एवं परिवार से पृथक होते हैं, ये बच्चे गरीब, अशिक्षित और कुपोषण के शिकार होते हैं। इन बच्चों के भौतिक और लैंगिक शोषण सदैव होता ही रहता है। उनके काम करने की पद्धति ऐसी होती है कि वो असंगठित और बेमतलबी होते हैं। सामान्यतः ये अकुशल काम भी करते हैं। ये बच्चे सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और इन्हें इस कब्जे से बार बार हटा दिया जाता है। कहते हैं खराब संगीत के कारण ये बच्चे शराब व नशाखोरी करने लग जाते हैं जो इनके स्वास्थ्य और जो है जीवन को बिगाड़ देता है। कहते हैं ये अपराधी हो जाते हैं और इस कारण इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। अगला है बाल श्रमिक। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि वह बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए बहुत ही कम उम्र में काम धंधे करने लग जाते हैं। इनकी उम्र जो है 5 से 14 वर्ष की अवधि की होती है। जैसे बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे की परिवार के होते हैं। इन परिवार के पास अपने बच्चों को शोषण के लिए पर्याप्त आय के साधन नहीं होते हैं जिनसे वे भोजन व वस्त्र उपलब्ध करा सके। इन कारणों से माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं और इन बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं। तो बाल श्रमिक का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा, जो 5 से 15 वर्ष की अवधि के बच्चे होते हैं और जो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दुकान या कहीं चाय के स्टोर पे खड़े होते हैं और अपना जो है श्रम कर रहे होते हैं। तो इसे हम बाल श्रमिक कहते हैं। कहते हैं इस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन माता पिता की दैनिक अवस्था के कारण इनको किसी भी स्थान पर कार्य करना पड़ता है और अपने परिवार का जीवन यापन भी कराना पड़ता है। उसके पश्चात कहते हैं ये बाल श्रमिक कई जगह काम करते हैं, जैसे होटल, घरेलू नौकर की तरह जो है गलीचा उद्योग, रंगाई उद्योग, चूड़ी उद्योग, डबल रोटी उद्योग, बीड़ी उद्योग, पापड़ उद्योग, खान पटाखे का उद्योग, मोटर गैरेज इत्यादि में, यानी कहीं भी आप इन तरह के बच्चों को देख सकते हो। बाल श्रमिक होने के कारण ये इनमें गरीबी, अशिक्षित परिवार में काम करने बालों का जो अभाव, शोषण, दमन, माता पिता का अमानवीय व्यवहार, अधिक धन इकट्ठा करने की लालसा, माता पिता को कम आय, माता पिता के नियमित धंधे न होना, भूमिहीनता आदि, तो इन कारणों से जो है इनको बाल श्रमिक करने की आवश्यकता पड़ जाती है। कहते हैं बाल श्रमिकों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वे गंदे दशाओं में काम करते हैं। वो कई बीमारियों के शिकार भी होते हैं, जैसे कि अस्थमा, तपेदिक, श्वास लेने से जुड़ी हुई बीमारियां, आँख, कान, त्वचा की बीमारियां और यौन संबंधी बीमारियां आदि। इन श्रमिकों की जो है दुर्घटना या मौत का मुकाबला भी करना पड़ता है। इन श्रमिकों को शारीरिक रूप से जो है प्रतिपादित भी किया जाता है। यह श्रमिक इन तरह के शोषण से बचना चाहें तब भी वह बच नहीं सकते हैं। उनके साथ यौन संबंधी दुर्व्यवहार भी किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने रोजगार से हाथ भी धोना पड़ता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो बड़े घर के लोग होते हैं इनको जो है अपने घर में रखैल की तरफ उनका जीवन यापन करवाते हैं, क्योंकि कहते हैं ये बच्चे अगर नहीं करेंगे ये सब गलत काम तो उनको जो है उनको नौकरी से भी निकाल देते हैं और इवन की रोटी भी उनको नसीब नहीं होता है। तो आज की समस्या जो है बहुत गंभीर बन गई है। कहते हैं ये समस्या हमारे समाज के लिए बहुत ही कुप्रथाओं के रूप में है। कहते हैं बाल विवाह से सबसे खतरनाक तो ये बाल श्रमिक होते हैं, जिनके साथ यौन संबंध तक भी बना ली जाती है। और ये कौन बनाते हैं? बड़े बड़े घर के लोग ही बनाते हैं और उनके घर ये काम करते हैं और इसी तरह के शोषण का सदैव शिकार भी होते हैं। मालिक के लिए श्रम मजदूर लाभदायक होता है, यह इसलिए कि शांतिपूर्वक अधिक घंटे तक जो है प्रतिदिन काम करते हैं। इनके पगार भी कम कर दी जाती है और इन्हें बाल श्रमिक अधिनियम के अनुसार दिहाड़ी भी नहीं दी जाती है। भारत में जनसंख्या का 1/3 भाग जो श्रमिक का है 14 वर्ष से कम की उम्र के काम करते हैं। इनकी संख्या लगभग 31 करोड़ है। देखिए ये बहुत हैरानी वाली बात है कि 31 करोड़ बच्चे जो हैं कार्यरत है।
यानी 31 करोड़ बच्चों का होना भारत का भविष्य क्या होगा, ये भी आप समझ सकते हो। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में ही है। इस तरह के श्रमिक हमारी जनसंख्या में 5.2% है। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश के लिए है। और पता नहीं, जो कहते हैं बड़े बड़े मंत्री लोग हैं जो देश के जो भलाई चाहते हैं, क्या उनकी आंख बंद पड़ी हुई है कि हमारे देश में इतने से अधिक बाल श्रमिक मौजूद हैं। गाँव में इनकी संख्या देखा जाए तो 8.64% है, शहरों में 11.36। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो होते हैं शहरों में होते हैं। और आपने एक बात देखा होगा कि कई बड़े बड़े नेता घर में बाल श्रमिक मौजूद होते हैं और उनसे बाल श्रमिक करवाई जाती है। तो देखिए, कहते हैं ना, जो देश को चला रहे होते हैं उनके पास भी जो है इस तरह के मजदूरी करने वाले बच्चे मौजूद होते हैं। यानी कहते हैं शहरों में 11.36, ये बहुत बड़ी जो है खतरे का घंटी है भारत के भविष्य के लिए। कहते हैं बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार जो बच्चे 14 वर्ष से नीचे हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं। उन्हें नाम मात्र की दिहाड़ी मिलती है। यह अधिनियम उन श्रमिकों को जो इस श्रेणी में आते हैं रेल के परिसर में काम नहीं करने देते हैं। उनका यह निषेध बीड़ी बनाने और गलीचा बनाने, सीमेंट उत्पादन, जुलाई कार्य, रंग रोगन और कारखाने, पटाखे, साबुन के कारखाने, जूते बनाने और भवन निर्माण में लागू होते हैं। देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि ये जूते बनाने वाले कारखाने, साबुन बनाने वाले कारखाने। क्या सरकार को ये नॉलेज नहीं है कि बाल मजदूर कहाँ मिलते हैं, उन पर जो है कार्रवाई किया जाए? तो कहते हैं आज हर सरकार जो है ना आंख बंद करके बैठी पड़ी है। उनको पता है कि कहाँ बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी को भी पता है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनसे जो नेताओं को जो है इलेक्शन में अच्छे खासी मोटी रकम मिलती है, तो इसी वजह से वो लोग इन पे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि बीड़ी बनाने वाले कारखाने हो, गलीचे बनाने वाले हो, सीमेंट उत्पादन वाले क्षेत्र हो, या पटाखा बनाने वाले हो, साबुन के कारखाने हो, इन सभी जगह है जो श्रमिक जो है बाल मजदूरों का रखा जाता है। इसी अधिनियम के अनुसार एक बाल श्रमिक को अधिनियम 6 घंटे तक काम करना निश्चित किया गया है। सबसे पहले बात देखिए, सरकार को तो ये बात समझना चाहिए कि इन बच्चों से तो काम करवाना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वो बाल श्रमिक के जो 6 घंटे निश्चित क्यों किया? जब हम कहते हैं कि ये अपराध है बाल श्रमिकों से काम करवाना, तो सरकार ने यह अधिनियम क्यों बनाया कि इनको 6 घंटा काम करना ही चाहिए? कहते हैं भारत का ये होना चाहिए संविधान कि कम से कम इन श्रमिक बच्चों को जो है नहीं होना चाहिए, इनको पहले शिक्षित करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी राजनीतिक एक चाल होती है। कहते हैं कि जितना अशिक्षित व्यक्ति रहेंगे सरकार पे उनको राज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित आप रहोगे नहीं, आपको समझ रहेगी नहीं, सरकार जैसे करेगी आप आंख बंद करके विश्वास कर लोगे। तो ये भी सरकार का एक नीति है, यानी अपनी पॉलिटिकल जमाने के लिए एक नीति के अंतर्गत ये बात की जा रही है। अगर आपको पता ही होगा कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो बाल श्रमिक है उनको 6 घंटे ही काम जो है अधिनियम बनाई गई है। ऐसा क्यों अधिनियम बनाया गया? यानी बच्चों को काम करवाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसमें भी आधे घंटे का अवकाश दिया जाता है। और इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रमिकों को जो है 7 बजे से 8 बजे तक काम करने की मनाही है। बताइए, सब सरकार खुद ही रूल रेगुलेशन बना रही है, खुद ही उस पर निषेध कर रही है, खुद ही जो है अधिनियम बना के काम के घंटे तय कर रही है। इसके अनुसार सप्ताह में 1 दिन अवकाश का होता है। कहते हैं ये जरूरी है कि रोजगार के रजिस्टर में बच्चों की उम्र का प्रमाण पत्र कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जेल 2 माह या 1 साल तक भी, एक जुर्माना जो है 10,000 या 20,000 तक भी होती है। अगर यह अपराध दूसरी बार किया जाए तो जेल जो है 6 माह से 2 साल तक भी हो सकती है। कहते हैं हमारे संविधान में हर तरह के रूल बनाई गई है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन धरे का धरा ही रह गया है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो अधिनियम बनाई है उसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। जब दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि जो बच्चे 5 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो इसमें बाल मजदूरी करने के लिए उनको क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए। बाल मजदूरी से क्या होता है, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है काम पे लग जाते हैं और ये सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। अगला टॉपिक है महिलाओं की समस्याएं। कहते हैं आपके परिवार में कई जो नातेदार जैसे कि माँ, बहन और दादी माँ होगी। कहते हैं विवाह के बाद अपने आपको अन्य जो है नातेदारी भी होंगे, जैसे कि आपकी पत्नी, पुत्री। इन नातेदारी का आधार लिंग होता है। प्रत्येक समाज में स्त्री जनसंख्या का लगभग आधा भाग ही होता है।
हमारे समाज में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है 1951 की जनगणना के अनुसार जो है 900 जो है 29 है। इसका आशय यह है कि लिंग अनुपात संतुलित नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों के पुरुषों के बराबर सब जो है समानता नहीं मिलती है। इसको इनके जो है अधिकार से वंचित भी रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में जो है महिलाओं को कम जो है महत्वता दी जाती है, लेकिन कहते हैं महिलाओं से ही जो है तो संसार चलती है। अगर देखा जाए तो ये अनुपात भी बहुत कुछ बता देती है, जो पुरुष स्त्रियों के अनुपात के रूप में दर्शाई गई है। अगर 1000 पुरुषों के पीछे अगर 929 अगर महिलाएं हैं तो आप समझ सकते हो कि बाकी जो पुरुष होंगे वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, उनका किससे मैरिज होगा। तो 70 पुरुष तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं महिलाओं की समस्या में ये समस्या बहुत ही गंभीर और जटिल है। स्त्रियां भारतीय परिवार और संस्कृति की रक्षा करती है। परिवार की पहली शिक्षा माँ है, यानी हमारे समाज में इन्हीं लक्ष्मी की तरह भी माना जाता है और लक्ष्मी धन की देवी होती है। यह होते हुए भी व्यवहार में हम स्त्रियों को धन का जो उत्तराधिकारी नहीं देते हैं और न ही इन्हें किसी प्रकार की संपत्ति भी दी जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्त्री यातना हिंसा की सदैव शिकार होती ही रहती है। कहते हैं जो हमारे समाज की विचारधारा है हमेशा उसके विपरीत होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है उन स्त्रियों के लिए जो अपना जीवन सादगी के रूप में जीना चाहती है। देखिए, इसी बात के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न भागों में स्त्रियों की समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है क्या है। हमारा पहली बात तो यही आता है लैंगिक भेदभाव। कहते हैं लिंग एक प्राकृतिक वस्तु है, यानी लिंग जो है हमने स्वयं ही नहीं बना रखे होते, हमें परमात्मा बना के जो है भेजता है। परिवार की निरंतरता के लिए वंश क्रम और उत्तराधिकारी के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों लिंगों की महत्ता सामान्य ही होती है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में लिंग को लेकर सदैव भेदभाव रहता ही रहता है। हमारे देश में कुछ आदिवासी समूह को छोड़कर पितृवंशी परिवार भी है। पितृवंशी समाज में वंशाक्रम गोत्र उत्तराधिकारी जो है पितृवंशी ही होते हैं। इस तरह के परिवार में पुत्र परिवार को लेकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। लेकिन जब एक आदमी विधुर बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। तो कहते हैं हमारे समाज में देखा जाए तो लिंग भेदभाव जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या बना के खड़ी कर दी है। कहते हैं आज देखा जाए तो मातृवंशी परिवार जो है कुछ ही जनजाति में देखने को मिलेगा, लेकिन कहते हैं सभ्य लोगों में पितृवंशी परिवार ही आपको देखने को मिलता है। उसके पश्चात है घरेलू हिंसा। कहते हैं जब एक आदमी और एक स्त्री पति एवं पत्नी की तरह बच्चों का प्रजनन करने के लिए एक हो जाते हैं तब वो एक परिवार की नींव डालते हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुसंख्यक स्त्रियों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करना पड़ता है। घरेलू हिंसा को शोषण, मारपीट, जहर देना, डुबो देना आदि से देखने से मिलता है। घरेलू हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, यह शहरी क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह केवल अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में ही देखने को नहीं मिलती है, अतः इसका जो है प्रचलन शहर एवं उच्च जाति में भी देखने को मिल सकता है। इस भांति घरेलू हिंसा जाति, धर्म और जो है क्षेत्र से ऊपर है। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार विवाहित स्त्रियों में 2/3 को है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, यानी 2/3 स्त्रियों को जो है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं यूनेस्को की जो रिपोर्ट है 2002 के अनुसार घरेलू हिंसा और भी ज़्यादा है। भारत में घरेलू हिंसा में जो है 1989 से लेकर 1999 तक 2.78% वृद्धि हुई है। यानी देखा जाए कि जैसे जैसे लोग विकसित होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो है अनपढ़ता का शिकार भी होते चले जा रहे हैं। तभी तो देखा जाए कि 1999 यानी 2000 के आसपास 2.78% हुई है। तो इसका मतलब है कि लोग जहाँ पर समझदार होना चाहिए वहाँ पर वो अनपढ़ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे समाज में हमेशा से घरेलू हिंसा रही है। हाल में घरेलू हिंसा में वृद्धि का कारण जो है उपभोक्ता वस्तुओं की खपत और उसे घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। इस हिंसा जो है स्त्रियों को बचने के लिए हमें प्रभावशाली अधिनियम बनाने चाहिए। हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा बचाने के लिए कानून भी कई तरह के बना रखे हैं, लेकिन महिलाओं को संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है दहेज। कहते हैं ये भी जो है स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। जब विवाह की चर्चा होती है तब अपने आप घर या पड़ोस में दहेज के बारे में सुना ही होगा। दहेज वो नगद धन या वस्तु है जो लड़कियों का पिता
वर पक्ष को देता है। पिछले दिनों में दहेज उच्च जाति में प्रचलित थी। आजकल दहेज की मांग समाज में सभी और बढ़ रही है। आधुनिक शिक्षा ने दहेज की दर को और अधिक बढ़ा दिया है। कहते हैं इसका बढ़ाने का श्रेय भी कई हद तक रहते हैं सरकार के ही पास है। आप पूछोगे कैसे? आज कहते हैं सरकारी नौकरी में जो बंदे होते हैं उनका जो है दहेज की मांग सर से ऊपर होता है और जो सिंपल होते हैं उनका मांग कम होता है। तो देखा जाए आज जो भी नौजवान है वो जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और दहेज में जो है अपने घर को भरना चाहते हैं। लड़का जितना अधिक शिक्षित होगा उतनी ही अधिक दहेज की मांग होगी। दहेज की मांग में स्त्री का भाग लेना बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दहेज देना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन परंतु जबरदस्ती से दहेज लेना ये सदैव ही गलत ही माना जाएगा। प्रत्येक परिवार का लड़की की शादी में दहेज देना परंपरागत आज बन गई है। हर एक परिवार चाहता है कि लड़की के विवाह के बाद लड़के के परिवार में जो है सब प्रसन्नतापूर्वक रहे, लेकिन जब सामने वाले के बजट पर दहेज की रकम बढ़ जाती है तो लड़की का पिता असहाय हो जाता है। इस तरह की गैर मानवीय व्यवहार शादी के बाद दहेज को लेकर होता है। मैं तो ये बात जानना चाहता हूँ कि लड़की से ही दहेज क्यों लिया जाता है, लड़कों से क्यों नहीं दहेज लिया जाता है? क्या लड़की इतनी गिरी हुई होती है? कहते हैं लड़की को इतना बड़ा दर्जा मिलता है फिर भी ये ऐसा क्यों दुराचार होता है? कहते हैं ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है। और उससे अधिक विडंबना ये है कि हमारे देश में 4215 मृत्यु दहेज के कारण जो है 1986 में हुई थी। यानी देखो कितनी बड़ी आंकड़ा है। 4215 जो है मृत्यु इसलिए लड़कियों को हुई क्योंकि वो दहेज के कारण हुआ। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है जो कि 1919 में ये दहेज की हत्या की संख्या बढ़कर 6699 हो गई है और आज आधुनिक युग में इससे भी अधिक बढ़ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7000 विवाहित स्त्रियां प्रति वर्ष दहेज के कारण मृत्यु से प्राप्त होती है और ये कहते हैं सरकार के लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त है कि इतनी लड़कियां अगर मर रही है एक दहेज के लिए तो दहेज पर जो है सख्त कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और जो व्यक्ति दहेज में लिप्त है उसको सजा देने के लिए प्रावधान भी होनी चाहिए। और मैं ये गलत भी बोल रहा हूँ क्योंकि कहते हैं हमारे समाज में हमारे राजनीतिक नेता ने हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना रखा है, लेकिन कहते हैं कि इसका अमल कभी भी नहीं हुआ है। इस तरह के गैर कानूनी और मानवीय व्यवहार हमारी सरकार जानती है कि समाज में बराबर चलते रहते हैं। सरकार ने दहेज जो है निषेध अधिनियम 1976 में बनाया भी था। मैंने पहले ही कहा कि ये बात मेरे लिए गलत ही है क्योंकि सरकार ऐसा कौन सा रूल है जो नहीं बना रखी है, लेकिन उस पर चलना सरकार के लिए सही मान्य नहीं मानी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और देना ही दोनों ही दंडनीय अपराध माने गए हैं। जब अधिनियम लागू हो गया तब कुछ लोग जो है दहेज लेने में देने वाले थे उन्हें दंड दिया गया, लेकिन इससे दहेज समाप्त नहीं हुआ। हाल के वर्षों में धन की लालसा के कारण तथा धन के उपभोग के लिए दहेज की मांग बढ़ती ही चली जा रही है और यह प्रथा अधिक जटिल और शोषण युक्त हो रही है। कहते हैं जब रूल रेगुलेशन ढीला पड़ जाता है ना सरकार की तो लोगों की मनमानी भी चलने लग जाती है। कहते हैं दहेज किस लिए? कहते हैं लड़कियां तो दूसरे घर में जाके घर को स्वर्ग बनाती है, पूरे सुख शांति रखती है। लड़कियों के लिए काम निश्चित नहीं किया जाता, वो तो घर में प्रवेश करते ही उनका जो है सारे कार्य निर्धारित हो जाती है और घर को जो है इतना संवारने की कोशिश करती है। फिर दहेज किस लिए? ये बहुत बड़ी हमारी समाज की विडंबना है और आज जो है नवयुवक के बाद समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी मैरिज करो किसी से दहेज न लो, यही सबसे बड़ी आपके लिए शिक्षित होने का प्रमाण होगा। लेकिन देखा जाए तो आज शिक्षित वर्ग के लोग ही धन की मांग करते हैं। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि वो पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए और जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाता है वो दहेज की मांग जो है जहाँ 1 लाख करते हैं वहाँ 10 लाख पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज पढ़े लिखे लोग ही ये सारे जो है अपराध को जो है अंजाम देते हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शोषण गरीब। देखिए शोषण, गरीबी और सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियां कठिनाई में आ गई है। उत्तराधिकारी संपत्ति के अधित्व और वस्तुओं की बनावट को लेकर स्त्रियों का शोषण होने लग गया है। स्त्री अपने पति की संपत्ति को बेच नहीं सकती है। जब वह विधवा हो जाती है तब पति के भाई उसे केवल भोजन देता है, तब पति की संपत्ति में विधवा हिस्सा मांगती है, तब उन्हें भला बुरा भी कहा जाता है। कहीं कहीं उस पर उसे पीटा भी जाता है और मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। जब स्त्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की होती है तब
दिहाड़ी देने में उनका साथ भेदभाव भी किया जाता है। एक ही प्रकार के काम की दिहाड़ी के लिए अलग अलग दिहाड़ी दी जाती है। ये कहते हैं ये सिर्फ गांव में नहीं होता है या पिछड़े वर्गों के साथ नहीं होता है, आप शहर में भी चले जाएं। कहते हैं उसी कार्य के लिए लड़कों को जो है अगर 10,000 तनख्वाह दिया जा रहा है तो लड़कियों को 3,000 तनख्वाह में रखा जाता है। और ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखने को आपको मिलेगा। हर क्षेत्र में यही भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इवन सभ्य समझने वाले जो शहरी लोग होते हैं वो भी इस कृत्य कार्य में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात है महिलाओं की कानून के प्रति जागरूकता। हमारे सरकार घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक थी। लैंगिक भेदभाव और स्त्रियों के शोषण के लिए भी वह जानकार है। ब्रिटिश शासन काल में जो 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना दिया गया था। ये गुलाम प्रथा थी और 1849 इसमें वर्जित भी हो गई थी। बाल विवाह पर जो है 1929 में निषेध भी हो गया था और विधवा पुण्य विवाह को जो 1856 में आरंभ भी कर दी गई थी, जो कि बहुत अच्छा भी था। लेकिन कानून तो है सिर्फ दिखाने के लिए होता है। स्वतंत्रता के बाद विशेष जो है विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो है और भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1971 और दहेज निरोध कानून जो है 1976 महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए चालू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू, सिख, वैद्य और जैन पर भी लागू होता है। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह को भी स्वीकृति देता है। तो कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि हमारे समाज में हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन इस रूल रेगुलेशन पे जो है सख्ती से कार्य नहीं होता है। कहते हैं सख्ती से कार्य करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आम बंदा, आम गरीब, आम लोग ये बात नहीं समझेंगे कि ये सब चीज़ें जो होती है गलत होती है, ठीक है, तब तक जो है सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार क्या करेगी? सरकार हर जगह थोड़ी उपस्थित होती है। कहते हैं जब तक इंसान स्वयं ही समझदार नहीं होगी, जब तक वो खुद ही शिक्षित नहीं होंगे, वास्तविक शिक्षिता। आज शिक्षा सिर्फ लोग अपने कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो बच्चा ज्ञान के लिए पढ़ रहा है उसी को ये सब बातों जो है सही तरह से समझ में भी आएगी। कहते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार लड़कियों को भी उत्तराधिकारी का अधिकार देना है। 1976 में बने दहेज निरोध कानून के अनुसार जुर्माना और दंड दोनों ही दिए जाते हैं। 18 वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह दंडनीय अपराध भी माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के काम के स्थान पर लैंगिक परेशानी भी बंद कर दिया गया है। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इन अधिनियम को क्या उद्देश्य है। ऐसी जो है स्त्री कुछ अधिनियम को जानती है, लेकिन उनकी पहुँच केवल जो है उत्तराधिकारी तक ही रह जाता है। तो यही बात है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि इस लोग शिक्षा भी नहीं दी जाती है और शिक्षा भी है तो वो भी लड़खड़ा चुकी है। आज मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी आज पत्र लिखने नहीं आता है और कहते हैं पढ़ने तो आता ही नहीं है। तो कहते हैं शिक्षा सिर्फ अब आज नाम मात्र का ही है। बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं उन्हीं में अच्छी शिक्षा दी जा रही है और जो सरकारी स्कूल में कई जगहों पे शिक्षा जो है नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं देती है। सरकार स्कूल खोल देती है सरकारी स्कूल और अपना आँख बंद कर लेती है। कभी ये नहीं होती कि जाकर हम देखें स्कूल में बच्चों को सुध ले कि बच्चों को क्या आता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि बच्चों को समझ है कि नहीं अपने क्लासों का। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार को तो अपने सीट को बचाना होता है और सीट के लिए जितना हो सके राजनीति करना होता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या है। क्या आप यह जानते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग कौन से हैं? हमारी जाति व्यवस्था में जाति जो है सभी जातियों एक सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ कई जातियाँ हैं जो जातियों के मध्य भी आती है, अर्थात वह उच्च जाति व निम्न जाति के बीच में आती है। कई जातियों के जो है परंपरागत व्यवसाय भी होते हैं, वह उच्च जाति की अपनी सेवाएँ भी देते थे। इन्हें जो है जजमानी व्यवस्था भी कहते थे। इन जातियों की जो है कृषक जाति भी कहते थे और कारीगर भी कहते थे, इत्यादि नाम से भी जाने जाते थे। ये जातियां जिनकी स्थिति उच्च जातियों से निम्न थे, निम्न जाति से ऊपर थी, कहते अन्य पिछड़े जातियां कहलाते हैं। इस तरह की जो है परिभाषा मंडल और कमीशन की रिपोर्ट ने दिया था। और अन्य पिछड़ी जातियों की परिभाषा में कहना होगा कि ये जाति न तो उच्च होते हैं और न ही अदृश्य जाति होती है। अन्य पिछड़ी जातियों इस तरह के निम्न जाति के ऊपर होता है, यानी देखा जाए तो ना तो ये उच्च वर्ग के होते हैं न बिल्कुल ही निम्न वर्ग के होते हैं। ये मध्य वर्ग के होते हैं, लेकिन ये पिछड़े हुए होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। तो इसे हम अन्य पिछड़े जनजाति के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि कुम्हार भी इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं मंडल कमीशन ने पहले केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केंद्र सरकार ने 22.5% आरक्षण देती थी।
कहते 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश पर निश्चित किया था। बीपी मंडल कमीशन का गठन जो है 1979 में किया गया था और इस कमीशन का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में जो है 1980 में प्रस्तुत भी किया था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इस रिपोर्ट ने जो है 27% आरक्षण की सिफारिश भी की थी। इन वर्गों की पहचान से पता चलता है कि देश में वर्गों की जो है 3743 जातियां हैं। यानी इसने साफ शब्दों में बता दिया कि 3783 जो है जातियां हैं, जो कि बहुत बड़ी बातों को रिप्रेजेंट करता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है 1993 में लागू भी किया गया, यानी 1993 में लागू किया गया और अन्य पिछड़े वर्ग वस्तुत कि जो है क्रीमी लेयर्स के रूप में दिखाया भी गया, यानी इनको क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया। कहते हैं अगर देखा जाए 1999 में वाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों में 127 जातियों और जोड़ दिया। इस तरह अब इस वर्ग की जातियों की संख्या जो है 3920 हो गई। परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग 3 श्रेणियों में आ गए: बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग, मध्य पिछड़े हुए वर्ग और पिछड़े वर्ग। तो ये जो है उसके पश्चात हुआ जब जो है वाजपेयी थे, तो उन्होंने 1999 में ये सारी जो अधिनियम पास भी करवाया था। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या कुछ इस तरह से देखी जा सकती है। सबसे पहले इनके समक्ष जो आता है अंत क्रियाओं का अभाव। कहते हैं गांव में अन्य पिछड़े जातियों के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं, ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते हैं, उच्च जाति की महिलाओं और बच्चों के संबंध इनसे नहीं होते हैं। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की जो है नई पीढ़ी जो है बुरा मानती है, क्योंकि ये आज भी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से सक्षम है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगतिशील जाति व अन्य जातियों का संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। तो कहते हैं अंतर्क्रियाओं का सदैव इसमें अभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो अगली पॉइंट यही बताती कि उच्च जाति पर निर्भरता। यह सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हुए हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर नहीं रहे हैं, लेकिन निम्न स्थिति में पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर रहते हैं। और अन्य पिछड़े वर्गों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी जजमानी व्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था से चलाते हैं, यानी उच्च जाति पर निर्भरता। आज जो निम्न जाति जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं ओबीसी कहते हैं, या आप कह सकते हो अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में भी आते हैं, क्रीमी लेयर्स के अंतर्गत भी आते हैं, वो बड़े बड़े जातियों पर निर्भर होते हैं और वो अपना जीवन जो है बड़े जातियों पर ही जो है आश्रित रख कर चुके हैं। उसके पश्चात है बटाईदारी की समस्या। कहते हैं यह सही है कि अन्य पिछड़े वर्गों को जो वरिष्ठ एक के जो है किसान, सीमांत या लघु कृषक भी कहते हैं, कहते हैं उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। वो बटाई करने के लिए उच्च जाति से ज़मीन लेते हैं और वो खेती बाड़ी का काम अपने परिवार के लोगों से कराते भी हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष अपनी काश्तकारी बदलनी भी पड़ती है। प्रगतिशील और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये लोग जो हैं बटाईदार कृषि से समस्या से जुड़ी हुई होती है, यानी उच्च जाति से ज़मीन लेके और उनके ज़मीन पे खेती करते हैं, इसके बटाई के रूप में देखा जाता है। कहते हैं इसमें जो है 3/3 उनको देना पड़ता है और 1/3 इनको स्वयं ही रखना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि 3/3 अगर हम मालिक को देते हैं और 1/3 रखते हैं तो हमारे बच्चे का पेट कैसे भरेगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसके पश्चात आता है ऋणग्रस्तता। कहते हैं ऋणग्रस्तता हर एक क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो है अन्य पिछड़े वर्गों को जो है वरिष्ठ वन में है। कहते हैं गरीब है, वो अपने परिवार का भरण पोषण दिहाड़ी एवं थोड़ी बहुत ज़मीन जो उसके पास है उससे ही करते हैं। ये स्वाभाविक है कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपनी आय से अपना जो है भरण पोषण कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है भूस्वामियों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है और यह ऋण शादी, त्यौहार और मृत्यु और काम कर्म कांडों के लिए ही होता है। इस तरह के कर्ज में उन्हें अच्छे ब्याज भी देना पड़ता है और जब वह ब्याज चुका नहीं पाते हैं तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना के रख लिया जाता है। तो ऋण की जो ग्रस्तता हर क्षेत्र में आपको देखना ही पड़ता है, जहाँ पर उनको बंधुआ मजदूर अंत में बना लिया जाता है क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य और पोषण। कहते हैं अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां परिशिष्ट वन की जो है गरीब होते हैं और उनके स्वास्थ्य की दशाएं खराब होती है। इनके मकान कच्चे होते हैं, इन मकानों में शौचालय, पेशाब घर, स्नान घर, नाली और खिड़की नहीं होते हैं। इस मकान में गाय, भैंस, बकरा, बकरी साथ ही रखते हैं। गांव की गली में ही सोच कर लेते हैं
और अपने मकान के बाहर ही वो बर्तन साफ कर लेते हैं। न तो उनके कुएं साफ होते हैं और न ही हैंडपम्प। इस तरह के जो है स्वास्थ्यकारी पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के जो है खराब कर देती है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे अपने शरीर का जो है शोषण नहीं कर सकते हैं। कई जो है लोग गरीबी की रेखा से नीचे भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग की जो दशा है वो भी जो है जनजाति की तरह ही होती है, इसलिए सरकार इनको कई तरह के आरक्षण भी दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस चैप्टर में जो है महिलाओं और जो है बाल मजदूरों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको पता है कि दूसरे बच्चों से शेयर करना ये आपका फ़र्ज होगा, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ यूट्यूब से जो लिंक को है कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। दोस्तों अगर कहते हैं अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद अगला वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तो आप अगले टॉपिक को देख नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा बनाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको, मुझे पता है कि आपको मेरा ही वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जो है चैनल को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको दिख रहा होगा घंटी का बटन, उसको दबाना है और चैनल को जो है सेव भी करना है।